Yes, we have started with the model number 1, and in that one, the chapter number 1 is introduction to life insurance. क्या देखा हम लोगों ने introduction of insurance, we have seen introduction of life insurance, definition, life insurance business concept, nature of life insurance, essential features हो गया है, advantages, component, how insurance work, component human life value, then again principle of risk pooling was over. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम ये स्टार्ट करना है ना अभी। आई थिंक दिस वन इज ओवर आल्सो ओवर ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम ये हो गया था ना, देखो ना, एज, लाइफस्टाइल, प्रोफेशन, ये भी हो गया था। एंड पेमेंट ऑफ प्रीमियम ये भी हो गया था। हाँ ये चल रहा था, हाँ ये हम लोगों को, हाँ रिबेट नहीं हुआ था अपना, ये वाला स्टार्ट करना है ना। अरे वाह, फिर अपना 1.14 एंड देन 15 खत्म। कितना टाइम लगा। चलो अभी तुम लोग फटाफट आंसर दोगे मुझे। यस, सी एवरीबडी नो व्हाट इज प्रीमियम। यस, प्रीमियम मतलब क्या रहता है, द पॉलिसी विच वी आर परचेसिंग एंड फॉर दैट वन वी आर गिविंग द पेमेंट। ओके, दैट पेमेंट कैन बी मंथली, कैन बी क्वार्टरली और कैन बी। प्रीमियम हो गया था अपना ना, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, so this is what that payment we can be paying monthly, then इतने से बच्चे में भी बात ऐसे बोलना पड़ता है हमें, ठीक है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली और द ईयरली वी आर गिविंग द पेमेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज योर प्रीमियम, ठीक है। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ प्रीमियम पर 1000 रुपीस ऑफ सम अश्योर्ड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया देखो, if the premium for a 20-year endowment policy for a given age is 4,800, it means that 4,800 has to be paid each year for 20 years. Okay, so companies have a single premium contract in which only one premium is payable at the beginning of the contract. These policies are usually investment oriented. देखो उन्होंने यहाँ पे कहा कि 20 ईयर के लिए पॉलिसी, उसका एंडोमेंट पॉलिसी में उन्होंने दिया है कि 4,800 भरना है। सो इट विल बी ऑल अप टू यू, तुम लोगों को कैसे भरना है। 4,800 तुम लोग को ईयरली भरना है या उसको डिवाइड करते करते थोड़ा 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 अमाउंट करके आप लोग मंथली भरोगे, या फिर आपको उसको हाफ ईयरली, मतलब पहले 2,400 बाद में 2,400 वैसे भरना है। इट विल बी ऑल अप टू यू। वो लोग आपको पूछेंगे ऐसे कि आपको कैसे भरना है, बट उनका एंडोमेंट पॉलिसी में गिवन एज के एक बार उनका प्रीमियम उतना अमाउंट का आया तो उनको उतना भरना पड़ेगा पूरे साल। क्लियर? अगर हम लोग ईयरली लेते हैं, लेकिन जो भी हम लोग लेते हैं तो उसका एक डेट दिया जाता है कि उस डेट में हम लोग को भरना ही पड़ेगा। ओके, सो द कंपनी चाहिए हो गया। नाउ द रिबेट, प्रीमियम अभी क्लियर है ना स्टूडेंट, व्हाट इज प्रीमियम? यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिबेट। ठीक है, सी रिबेट्स में life insurance companies may also offer certain types of rebates on the premium that is payable. Two such rebates are, first one here, rebate for sum assured. Sum assured मतलब क्या रहता है, पहले इसका मीनिंग मुझे बताओ। sum assured मतलब क्या? हाँ, sum assured मतलब लिमिटेड। हाँ, यकीन दिलाते हैं कि इतना पैसा मिलेगा ही, उसको कहा जाता है सम अश्योर्ड। ठीक है, जो तुम्हारे पॉलिसी में लिखा रहता है कि सम अश्योर्ड कितना अमाउंट का आपको मिलेगा। तो ये सी द रिबेट फॉर सम अश्योर्ड इज ऑफर्ड टू दोज हु बाय पॉलिसी विद अ हायर अमाउंट्स ऑफ सम अश्योर्ड। मैं साइन आउट कैसे हो गई? हाउ कम आई एम ऑन द सम अदर डिवाइस? मैंने किधर से लॉग आउट नहीं किया था। आई एम देयर इन द मीटिंग स्टूडेंट। यस, मैं हूं ना मीटिंग में, तो फिर यहाँ पे लॉग आउट कैसे आया? रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ओके, चलो कल लेक्चर चालू है ना। सी
देखो, the rebate for sum assured is offered to those who buy policies with a higher amount of sum assured. It is offered as a way of passing on to the customer. See, the case that the insurer मतलब कौन है यहाँ पे? जो इंश्योरेंस कंपनी वो इंश्योरर है, ठीक है. द गेन्स दैट द इंश्योरर मे मेक व्हेन सर्विसिंग हायर वैल्यू पॉलिसी. द रीजन फॉर दिस इज द सिंपल. Whether an insurer service a policy for rupees 50,000 to rupees 5 lakh, the amount of effort required for both and consequently the cost of processing this policy remains the same. But higher the sum assured policy is more premium and so more profit है, ठीक है. उन्होंने क्या कहा है कि रिबेट किसको दिया जाएगा, मतलब थोड़ा कंसेशन किसको दिया जाता है कि जिनका पॉलिसी ज्यादा बड़ा अमाउंट का रहेगा उनको वो रिबेट मिलता है. क्यों उनका ऐसा फैसिलिटी, बाकी लोगों को क्यों नहीं फैसिलिटी दिया गया, और जिनका सम अश्योर्ड ज्यादा है, जिनका पॉलिसी ज्यादा पैसे का है, उनको ही क्यों दिया गया? बिकॉज उनका कैसा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो भले वो छोटे अमाउंट का पॉलिसी सेल करे या बड़े अमाउंट का पॉलिसी सेल करे, दोनों के लिए भी सेम डॉक्यूमेंटेशन, दोनों के लिए भी सेम एफर्ट है. तो जहाँ पे ज्यादा बड़ा पॉलिसी सेल होगा, ज्यादा बड़ा अमाउंट का, तो किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज उतने ही मेहनत में उनको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है. Okay, so therefore this kind of a rebate, this kind of a concession they are giving to the people who are purchasing the policy at a higher amount. अब मतलब सपोज अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा पूरे साल भर का, तो वो मैंने लिया है 2 लाख का और किसी ने लिया वो 30 लाख का, तो वो लोग के लिए ज्यादा प्रॉफिट किनके थ्रू मिलने वाला है, ज्यादा प्रीमियम कौन भरने वाला है? 30 लाख वाला ज्यादा प्रीमियम भरने वाला है, तो वो उसके लिए कभी कभार कंसेशन दे देगी, बिकॉज उसके थ्रू उनको प्रॉफिट ही मिलने वाला है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, रिबेट फॉर मोड ऑफ प्रीमियम. मोड ऑफ प्रीमियम मतलब क्या? प्रीमियम भरने का तरीका कैसे रहेगा उसके बारे में. व्हाट विल बी द मोड ऑफ प्रीमियम? सी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अलाउ प्रीमियम्स टू बी पेड ऑन एनुअल, half yearly, quarterly or monthly basis. More frequent the mode, more the cost of service. Yearly and half yearly modes invoice collection and accounting only once a year. Active quarterly and monthly modes would mean the process is more frequent. Half yearly or yearly premium thus enable a saving in administrative costs as compared to quarterly or monthly mode. Moreover, in the yearly mode, the insurer can utilize this amount during the entire year and earn interest on it. Insurer would hence encourage payment via yearly and half yearly mode by allowing a rebate on this. They may also charge a little extra for monthly mode of payments to for additional administrative expenses involved. Okay, you all agree with this mode of payment के लिए? जैसे मैंने कहा कि they will going to ask you whether you want to pay monthly, quarterly, half yearly और yearly. लेकिन किसी भी कंपनी के लिए कौन सा अमाउंट मिलना ज्यादा बेनिफिशियल है? मंथली वाला, ईयरली वाला, क्या करते कहते हैं? जैसे कि तुम लोग फीस पेमेंट करते हो, तो नहीं सपोज तुम लोग ट्यूशन ले रहे हो, घर पे ट्यूशन ले रहे हो, ठीक है, और वहां पे तुम लोगों ने एक रखा हुआ है कि मंथली पेमेंट करो और दूसरा रखा हुआ है कि एक पूरे साल भर का एक साथ पे करो. आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा? यू आर सेइंग मंथली बेनिफिशियल रहेगा, यू आर सेइंग ईयरली बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, अभी देखो मंथली में तुम्हें छोटा छोटा अमाउंट मिलता रहेगा, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड रखना, वो प्रॉपरली मेंटेन करना विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सेकंड थिंग, फ्रॉम द प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, जी थोड़ा थोड़ा पैसा, जितना हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है. लेकिन एक साथ बल्क में अगर हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, देख मतलब अगर तू किसी से 1000 रुपीज फीस ले रहा है, तो 1000 पूरे साल भर का आता है 12,000, लेकिन वही 12,000 तुझे एक साथ मिलेगा, तो तू क्या करेगा? वहां पे जल्दी तो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है स्टार्टिंग में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट यू कैन अर्न. यू आर गेटिंग मी? तो प्रॉफिटेबल किसके लिए रहेगा? एक कंपनी के लिए. जैसे आपके लिए प्रॉफिट रहेगा कि अगर कोई भी बच्चा पूरे साल भर का एक साथ पेमेंट दे रहा है, सो दैट यू कैन कीप दैट मनी, यू कैन इन्वेस्ट इट और पूरे साल भर का इंटरेस्ट ले सकते हो. लेकिन जो मंथली वाला रहेगा वहां पे एक तो मेंटेन करना है, रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए, तो वो एक दूसरा हेडेक रहता है. उसके बाद में तुम लोग के पास जब तक वो पूरा बड़ा अमाउंट जमा नहीं होता तब तक यू कैन नॉट इन्वेस्ट इट.
Are you getting me? So it will be a kind of a loss. Loss मतलब profit नहीं कमा पाएंगे ज्यादा. Okay. So your rebate for mode of premium जो yearly pay करेगा उसको थोड़ा प्रीमियम कम लगेगा, लेकिन जो मंथली पे करेगा उसको थोड़ा प्रीमियम ज्यादा रहेगा. प्रीमियम ज्यादा रहेगा मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से. ठीक है ना? इज इट क्लियर टू यू? ए एंड बी पर रिबेट्स का तो किनको रिबेट्स है? फर्स्ट है कि जो ज्यादा प्राइस का पॉलिसी लेता है उनको रिबेट मिलता है, उनको फैसिलिटी मिलता है, और जिनका मोड ऑफ पेमेंट ईयरली और हाफ ईयरली का रहेगा उनको रिबेट मिलेगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन हियर, एक्स्ट्रा चार्जेस. Extra charges would be charged for a person proposing for insurance suffer from certain health problems like heart ailments or diabetes. It can pose a hazard to his life. Such a life is considered to be substandard. Even the insurer may decide to impose that extra premium by way of health extra. Similarly, an occupational extra may be imposed on those engaged in hazardous occupation, like a circus and a circus acrobat. These extras would result in the premium being more than the tabular premium. Are you getting this point here? यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि प्रीमियम में एक्स्ट्रा चार्जेस कैसे लगाए जाते हैं. तो एक रहता है कि तुम लोग जैसे लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तुम लोग, तो लाइफ इंश्योरेंस में तुम्हारा कोई हेल्थ इश्यू है क्या? अगर हेल्थ इश्यू है तो वहां पे प्रीमियम ज्यादा रहेगा, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया जाएगा. जो तुम लोग ऑक्यूपेशन में, जो प्रोफेशन में हो, तो वो कुछ ऐसे हजारियस चीजों से रिलेटेड है क्या जिससे तुम्हारे लाइफ को अफेक्ट हो सकता है, तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया जाएगा. So depend upon your occupation, depend upon your health condition, the extra charges would be like imposed on the insurer. See, example दिया उन्होंने, a life insurance may offer a double accident benefit or DAB, okay, that is double accident benefit, where double the sum assured is payable as a claim if death is result of accident. जैसे मैंने आपको बोला है कि नेचुरल डेथ से एक्सीडेंटल डेथ को ज्यादा पैसा मिलता है. Okay, for this it may charge an extra premium of 1 rupee per thousand sum assured. Okay, so यहाँ पे अगर हम लोग डबल एक्सीडेंट बेनिफिट लेते, देखो एक्सीडेंट बेनिफिट एंड नेचुरल डेथ बेनिफिट भी रहता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जब डबल एक्सीडेंट बेनिफिट का लेते हैं ना, कि मुझे वैसे वाला पॉलिसी चाहिए कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे डबल इसका सम एश्योर्ड मिलना चाहिए, वैसे हम लोग को बोलना पड़ेगा स्टार्टिंग में पॉलिसी लेते हो, तो उसके लिए मुझसे वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेंगे. Are you getting me? Next, similarly, a benefit known as a permanent disability benefit may be availed by paying an extra per thousand sum assured. अगर डिसेबिलिटी है, अगर मैं कुछ एक्सीडेंट पे तब वो बच गया लेकिन डिसेबल हो गया, तो मुझे उसके भी कुछ डबल पर मतलब सम एश्योर्ड चाहिए करके, तो उसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं, अगर मुझे वैसा कुछ स्कीम ले रही है तो मुझे उसके ऊपर जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगाए. Are you getting me? ये पूरा अगर तुम लोगों के घर में किसी का पॉलिसी रहेगा तो एक बार जस्ट देखो कि वो पॉलिसी में कैसे लिखा रहता है. There you will be able to understand कि सम एश्योर्ड क्या लिखा है, और मतलब लिखते वक्त ना अमाउंट लिख भी जाते हैं, लेकिन वो अमाउंट का मीनिंग किन लोगों को समझेगा नहीं कि ये क्या है, वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है. तो उनका क्या रहता है, पॉलिसी में वो एक रहता है, उसके पीछे क्या क्या कोड वर्ड में, हाँ, तो वो जो कोड वर्ड रहता है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी वो लोग पॉलिसी में देते हैं, तो पीछे पूरा एकदम पूरा थियरी रहता है, थियरिटिकल वे में लिखा रहता है कि ये इसका मीनिंग क्या, उसका मीनिंग क्या, अगर ऐसा होगा इसमें क्या क्या चीजों को कंसिडर किया जाएगा, किसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, पूरा डिटेलिंग में लिखते हैं. और जब भी कुछ ऐसा हो जाएगा तुम लोग क्लेम करने चाहते हो ना, तो उस टाइम पे जो एजेंट रहेगा कि जिसके थ्रू आप लोगों ने पॉलिसी लिया हुआ, वो एजेंट भी आपको एक्सप्लेन करता है कि देखो ये ऐसा तो ऐसा ही रहेगा, इसके इतने ही पैसे मिलते हैं, तो उनके पास कोई कैलकुलेशन का फॉर्मूला रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग कैलकुलेट करके भी देते हैं. ओके, अगर उनका भी कैलकुलेशन रॉन्ग होता है, सपोज एजेंट का कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ, तो जब वो पॉलिसी LIC के पास जाएगा ना, उधर फिर भी भले वो एजेंट ने बोला रहेगा कि मेरे कस्टमर को इतना पैसा मिलना चाहिए, फिर भी LIC विल गोइंग टू फाइनलाइज, वो फिर से उसको क्रॉस चेक करेगी, कैलकुलेशन करेगी, तो वहां पे पैसा बढ़ता भी है, कम भी होता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग पैसा देते हैं. ओके, नेक्स्ट ईयर ये क्लियर हो गया, एक्स्ट्रा चार्जेस किन की चीजों के ऊपर लगाए जाते हैं. Yes. Now the next one here, determining the premium. The premium consists of three important elements. They are mortality changes,
expenses and the saving component. अभी mortality changes मतलब क्या? It's the first element in premium. It is a chance or likelihood that a person of a certain age would die during a given period of typically 1 year. To find out expected mortality of a person, mortality table is used. The mortality table gives us an estimate of the rate of mortality for different ages. ये तुम लोग इवन गूगल पे भी देख सकते हो कि कब मरने वाले हो करके। इसका भी चेक किया तुम लोगों ने ऐसा व्हाट विल बी माय डेथ ऐसा करके कभी चेक किया है? नहीं किया है, गूगल पर रहता है ऐसा ऐप। तो वहां पे वो लोग लिटरली आपको क्वेश्चन करते हैं कि आपका एज क्या है, वर्किंग बोले अगर आप वर्ड में कैसे एक्सरसाइज करते हो तो हफ्ते में कितना करते हो, कितना क्या लेवल का एक्सरसाइज करते हो, आपका वेट क्या है, एज क्या है, देन अगेन कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको डायबिटीज है क्या, हेरिडिटरी में कुछ है क्या, इसे देन व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग, कौन से फूड आपको खाने के लिए अच्छे लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेथ डेथ बता दें कि आप 70 ईयर्स से जिंदा रहोगे, 60 ईयर्स और जिंदा रहेंगे वैसे। लेकिन सीधे आप क्या, अभी वो तो मैंने आपको गूगल का बताया। लेट्स से कि LIC बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी रहेगा वो कैसे मोर्टेलिटी रेट निकालती है। सी इफ द मोर्टेलिटी रेट ऑफ एज 35 is 0.0035, it implies that out of every 1,000 people who are alive as on age 35, so 3 to 5 or 35 out of 10,000 are expected to die between the age of 35 and 36. तो उसमें वो लोग हम लोग को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब मुझे यही नहीं समझा ये क्या फंडा उनका कैलकुलेशन का। देखिए उन्होंने कहा है कि अगर 1,000 लोग हैं तो 1,000 लोग जैसे कि एज ऑफ 35 to 36 में आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि उसके बीच में से रेट यहाँ पे देखा है 0.0। हाँ मतलब 35 लोगों को वो लोग कंसिडर करेंगे कि 10,000 में से 35 लोग जल्दी मरेंगे करके, 35 to 36 के एज में मरेंगे। The table may be used to calculate mortality cost for different ages. For example, the rate of 0.0035 into 1,000 into bracket sum assured is rupees 3.50 per thousand sum assured. The above cost may be also called the risk premium. अच्छा मतलब हाँ अभी समझा मुझे, यहाँ पे वो लोग क्या बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा एज 45 रहेगा तो 45 का रेट वो लोग क्या निकालते हैं कि 1,000 का पॉपुलेशन है, सॉरी 10,000 का अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो 10,000 के पॉपुलेशन में से 45 लोग मरेंगे, ऐसा उन्होंने असम्पशन लगाया। तो उनका रेट क्या रहेगा 0.0045 रहेगा, तो रेट यहाँ पे बढ़ गया। तो मैंने जैसे कहा आपको कि जैसे आप लोग जितना कम एज में आप इंश्योरेंस लेते हो उतना कम प्रीमियम भरना पड़ता है। क्यों? बिकॉज मोर्टेलिटी रेट कम रहता है। अगर आप लोग 18 में लेंगे तो यू विल बी चार्ज ओनली 0.18 into the sum assured, ऐसा करेंगे ना वो लोग। लेकिन अगर मैं ज्यादा एज पे लेती हूँ तो मेरा वहाँ पे रेट में ही ज्यादा आ जाता है। तो मैंने 55 एज में लिया सपोज कोई पॉलिसी, तो वहाँ पे मतलब मेरा 0.0055 के अकॉर्डिंग और उसको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से वो लोग चार्जेस लगेंगे। इसके लिए जब ज्यादा एज रहेगा तो ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा, कम एज रहेगा तो कम प्रीमियम भरना पड़ेगा। लेकिन उनका जो सम अश्योर्ड रहेगा इट विल बी सेम, ठीक है। Then the expenses, the premium rate also include the expenses of insurance company. Sales and administration expenses are incurred by the company for operational purpose. Few example of expenses are agent commission, sales and marketing expenses, printing expenses. मतलब ये कितना खर्चा करती है एक LIC कंपनी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वहां पे एजेंट को कितना कमीशन जाएगा। यू ऑल आर लिसनिंग और नॉट? तुम लोग मोबाइल में क्या कर रहे हो? हाँ अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट आर लिसनिंग, ओके। सी मतलब एजेंट का कमीशन कितना जा रहा है, वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितना खर्चा हुआ है, वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना खर्चा गया, प्रिंट करने के लिए वो पॉलिसी का जो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट रहता है उसके लिए कितना खर्चा गया, वो सारा खर्चा भी हमारे पॉलिसी में हम लोग इंक्लूड करते हैं। And then the next one here, saving component. See, it is also called as investment element or profit element. The life insurance company is investing certain portion of the premium on various investments avenue like equity, money market, instrument, etc. This investment helps the life insurance company to generate income and the same will be utilized to pay
bonus and maturity amount in the policy holder. This is very true here. अभी तक अगर आप लोगों ने नोट किया रहेगा एलआईसी की शेयर्स का, तो एलआईसी के जो शेयर्स होते हैं उनका वैल्यू बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। ओके, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग वन। तो मतलब क्या होता है कि एलआईसी हमेशा प्रॉफिट में है। एलआईसी क्यों प्रॉफिट में है? बिकॉज जो पैसा हम लोग प्रीमियम के फॉर्म में उनको दे रहे हैं, वही पैसा वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, किसी कंपनी में, किसी म्यूचुअल फंड में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसका रेट, उनका प्रॉफिट उनको बहुत ज्यादा आया, ठीक है, तो वो क्या रहता है कि वो जो हम लोग जैसे कि वी आर देयर कस्टमर ना, तो वो प्रॉफिट है ना हम लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। उसको कहा जाता है बोनस। मतलब सम अश्योर्ड तो रहेगा, आपको उन्होंने जब बोला है कि सम अश्योर्ड रहेगा, वो अमाउंट ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी अमाउंट मिलता है अगर बोनस का अमाउंट ज्यादा रहेगा। बोनस का अमाउंट क्यों ज्यादा रहेगा? अगर एलआईसी प्रॉफिट में है वो स्कीम के थ्रू, तो एलआईसी उनका जो शेयर का रेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बोनस देती है। ओके, तो भले तुम लोग को एक पर्टिकुलर साल के बाद 10 लाख मिलने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे अगर एलआईसी एकदम प्रॉफिट में है, तो आपका 10 लाख 20 हजार, 10 लाख 50 हजार ऐसे भी मिल सकता है। वो बोनस एडिशन वहां पे होता है। आर यू गेटिंग मी? क्या क्या? हाँ, एज वाइज, हाँ, ज्यादा रहे। यस यस, हाँ, और वही ना उन्होंने मॉर्टेलिटी टेबल बनाया वहाँ पे। हाँ, तो मैंने इसके लिए बोला कि कम एज को क्यों कम प्रीमियम, बिकॉज उनका रिस्क ऑफ डेथ थोड़ा कम होता है इसके लिए। जल्दी मार, हाँ वैसा उनके। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, नेट प्रीमियम। The estimate of mortality and the interest give the net premium, which is the estimate of present value of future claim costing. ठीक है, नेट प्रीमियम में क्या रहता है कि अंदाजा लगाते हैं कि मोर्टेलिटी और इंटरेस्ट कितना रहेगा करके। मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये कब मर सकता है और कितना अमाउंट का वो डिपॉजिट कर सकता है, तो उसका कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सो दैट। ओके, नो द ग्रॉस प्रीमियम। Gross premium is the net premium plus an amount called the loading. There are three considerations or guiding principles that needs to be borne in mind when determining the amount of loading. ठीक है, अभी जब हम लोग ग्रॉस प्रीमियम की बात करेंगे, तो ग्रॉस प्रीमियम में नेट प्रीमियम तो आएगा ही आएगा कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन उसके साथ में वी हैव टू कंसिडर दिस थ्री पॉइंट लोडिंग के लिए। तो लोडिंग में क्या रहेगा? एक है एडुकेशन। The total loading from all policies must be sufficient to cover the company's total operating expenses. जितना ज्यादा कस्टमर उनको मिलेगा, उतना ज्यादा उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो जो एलआईसी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या लेंगे हम लोग कि उनके ऑफिस के ब्रांचेस किधर है, कितना उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कितने लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड है, कितना टोटल खर्चा होता है उनके लिए, तो वो सब क्या रहेगा? उन्होंने कहा है कि लोडिंग जो रहेगा दैट विल डिपेंड कि पूरे पॉलिसीज के थ्रू उनको कितना पैसा आता है और कितना वो लोग अपने ऊपर खर्चा करते हैं, इसके ऊपर एक लोडिंग डिपेंड रहेगा। It should also provide a margin of safety, and finally it should contribute to the profits or surplus of the economy. Then the equity, expenses and the safety margin, etc., should be equitable apportioned among various kind of policy, depending on the type of planage and the term plan. Next, competitiveness. The resulting gross premium should enable the company to improve its competitive position. So these all are coming into the loading part. लोडिंग में एक तो देखा जाएगा कि एडुकेसी कितना है, देन रहेगा इक्विटी की कैसे वो लोग शेयरिंग कर रहे हैं, एंड देन द कॉम्पिटिटिव, उनके लिए कौन कॉम्पिटिटर है और उनका क्या पोजीशन है उस पूरे इसमें, सो दैट विल आल्सो गोइंग टू अफेक्ट मी। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट दिस पॉइंट? यस, चलो मुझे है ना जतिन बताएगा। जतिन, यू टेल मी। जतिन, रिबेट नहीं प्रीमियम में मुझे बता, रिबेट किन किन लोगों को मिलता है? रिबेट इन द प्रीमियम किन लोगों को दिया जाएगा? चलो बोलो जल्दी। रिबेट मतलब बेनिफिट किसको दिया जाएगा, थोड़ा कंसेशन किनको देते हैं? जो
और बताओ, वो तो हो गया ईयरली प्रीमियम वालों को रिबेट मिलेगा, हाफ ईयरली वालों को रिबेट मिलेगा। और क्या था? दूसरा एक अमाउंट के बारे में था, राइट, सम अश्योर्ड के बारे में था। हाँ चलो बोलो कमलेश, रिबेट किसको दिया जाएगा अमाउंट के अकॉर्डिंग? बोलो। यस, ऑनलाइन पे कौन बताएगा मुझे? संदीप, कैन यू? यस संदीप। संदीप इज नॉट इंटरेस्टेड। कॉलेज में भी नहीं आएगा, मैं ऑनलाइन में भी आंसर नहीं दूंगा। इज इट लाइक Hello, दैट? ma'am. हाँ संदीप बोलो। Hello, यस संदीप, आई ma'am. कैन। What's the question? Question is that like on What's what the cases? question? Yes, on what cases the rebate will be given? rebate किन चीजों के लिए दिया Detail. जाता है? Yes. Don't know, ma'am. डोंट नो बोल रहा है ऊपर से मुझे। तू अभी ऑफलाइन में आ जा, मैं ना अच्छे से एक पूरा लकड़ी लेके आने वाली सबको मारने के लिए। ओके, जैसे डोंट नो करके। ओके, नेक्स्ट सत्यम। यस, सत्यम और डाली दोनों में से कोई एक। यस, रिबेट किन किन चीजों के लिए दिया जाता है? सत्यम, डाली, रोहिदास, विवेक। ओके, मेजरमेंट, कैन यू टेल मी? यस, पेमेंट ऑफ प्रीमियम जिसका ज्यादा रहता है, लेकिन पेमेंट ऑफ प्रीमियम उनका क्यों ज्यादा रहता है? बिकॉज उनका जो पॉलिसी रहता है उसका सम एश्योर्ड भी ज्यादा रहता है, मतलब उन्होंने ज्यादा अमाउंट का पॉलिसी लिया है तो उनको रिबेट मिलेगा। और सेकंड क्या रहता है? एक तो हो गया अमाउंट के बारे में, दूसरा क्या रहता है कि वो लोग पेमेंट कैसा कर रहे हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट। हाँ, अगर मोड ऑफ पेमेंट वो लोग ईयरली करते हैं तो उनको कंसेशन मिलेगा, अगर वो लोग मंथली करते हैं तो उनको उल्टा एक्स्ट्रा चार्जेस चले जाते। समझा जाती? हाँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन यार, नेक्स्ट वन स्टार्ट करो। मैं टाइमिंग अब वैसे भी 10 मिनट से दिख नहीं रहा है। लेट मी सी हाउ मच बिग आंसर इट इज। हाँ, आई थिंक कर लेंगे ना। हाँ, 3 ही पॉइंट है, कर लूं कंप्लीट। Okay, see here, the next question is about the policy procedure and documentation. कि मतलब जब हम लोग पॉलिसी खरीदते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है, क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है? See, first one is the proposal form. जब मतलब हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है, the proposal form is a standardized form. The proposer who decide to take the life insurance policy make the proposal through this form. This form provides relevant data for the purpose of assessment of the risk. Information, अच्छा, the information must be given correctly and clearly in the proposal form. The insured is required to give 2 references in the proposal form. The proposal form contains the information like name, nationality, occupation, age, family background health, etc. The proposal form acts as the base of insurance contract and it is avoidable if the contract information is not supplied. Are you getting me? प्रपोजल फॉर्म मतलब जैसे कि मैं प्रपोज करूँ कि मुझे ये पॉलिसी खरीदना है, तो वहां पे पूरा डिटेलिंग दिया जाएगा कि मेरा एज क्या है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरा हेरिडिटरी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है करके। तो दिस वे ऑल डिटेल्स आई एम गिविंग। अगर मैं वहां पे कुछ भी डिटेल नहीं देती हूँ बराबर से, तो वो लोग मेरा प्रपोजल फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर, सबमिशन of proof of age and medical examination. The insurance premium are worked out on the basis of age at the entry. ये तो तुम लोग को पता है कि प्रीमियम जितना कम एज में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी उतना कम रहेगा, ठीक है। सो द इंश्योरर मतलब कौन है? कंपनी, ठीक है। So the insurer insists that the proof of age must be submitted along with the proposal. ये क्यों उनको देना है हम लोग को एज प्रूफ क्यों देना है? बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम कम ज्यादा हो। Then medical examination report is also obtained, but not in all the cases, depending upon the age and the sum assured. The proposer has to get himself examined medically from the approved doctor of the insurance company.
दिस इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, हर एक केसेस में नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर किसका एज ज्यादा है और तभी वो लोग स्कीम खरीदते हैं तो उनको मेडिकल रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, ओके। ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, उनके पास ही रहता है, किसी ऑफिसर वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं, बट स्टिल दे हैव टू सबमिट द मेडिकल रिपोर्ट। यहाँ पे समझा आपको, प्रपोजल फॉर्म के साथ में प्रूफ ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन एंड द मेडिकल रिपोर्ट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी सॉरी स्क्रूटनी एंड acceptance proposal. Scrutiny में क्या आता है? The proposal form and the medical reports are examined by the officers of the company. The decision regarding the acceptance of the proposal and the rate of premium is taken on the basis of medical report, proposal form, and the report of the agent also. जिसके थ्रू हम लोग वो स्कीम ले रहे हैं ना, जो पॉलिसी ले रहे हैं, वो एजेंट भी रिपोर्ट लिख के देता है कि इनको ये पॉलिसी क्यों देना चाहिए। Okay, so after scrutinizing the report, the decision is communicated to the party and asked to pay the first premium immediately. In certain cases, the proposer has to pay the first premium along with the proposal form. The amount is kept as a deposit till the proposal is accepted. कई कई जगह पे क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या दिया हम लोगों ने, प्रपोजल फॉर्म दिया, एज प्रूफ दिया, मेडिकल रिपोर्ट दिया एंड एजेंट का भी रिपोर्ट दिया। ये चारों रिपोर्ट को वहाँ पे स्क्रूटिनाइज करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जब हम लोग कोई के जगह पे क्या होता है कि जब मैं प्रपोजल देने जाती हूँ तो उसी टाइम पे वो लोग प्रीमियम भी भरने के लिए बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि वो एक्सेप्ट होगा तो आपका चालू हो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। और कई की जगह पे क्या होता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद में दे आर आस्किंग यू टू पे द फर्स्ट प्रीमियम इमीडिएटली टू लाइक टू एक्टिव दैट पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फर्स्ट प्रीमियम एंड द इश्यू ऑफ पॉलिसी। After the receipt of the first premium and after scrutinizing the proposal form, the policy document is issued. A policy document is a proof of a contract. It mentions condition of the contract and also the rights of the policy holder. The policy holder has to keep this policy under his custody. पूरा स्क्रूटिनाइज होने के बाद में पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह बराबर चेक करने के बाद में तुम्हारे पास फाइनली वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या रहता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है तुम्हारे बीच में और वो कंपनी के बीच में। तो ये एक प्रूफ है कि तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो कंपनी ने तुम्हें मतलब प्रॉमिस किया है कि एक पर्टिकुलर केस होने के बाद में या इतना पर्टिकुलर ईयर्स होने के बाद में यू विल गोइंग टू गेट दिस सम अश्योर्ड, ओके। तो इसलिए जो रहता है जो पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसका बहुत संभाल के आपको रखना पड़ेगा। You should not miss out on things. Okay, so is it all clear, student? Shall I ask you few question? चलेगा? Let's see. अरे तुम लोग लेकिन देख पाओगे, मैंने उन लोगों के लिए नोट शेयर किया लेकिन तुम लोग देख पाओगे आंसर, ठीक है। मैं बाद में पूछूंगी तुम लोगों को क्वेश्चन। ओके सो आई एम एंडिंग द लेक्चर। किसी ने स्क्रीनशॉट लिया, चेक भी कर दिया। चलो बाय स्टूडेंट। When your attendance will going to increase? It is always less than 6, है ना। आपका अब तक का मैक्सिमम नंबर क्या है? 6। 8 हुआ था। Yes, student, try to come to the college. Okay, if you have done with the flu vaccination. हाँ संदीप, तो आज क्यों नहीं आया? मैम शिफ्टिंग चल रही है घर की, तो 2-3 दिन नहीं आ पाऊंगा। अच्छा 2-3 दिन नहीं आ पाएगा, चलेगा। लेकिन तुझे यही टाइम मिला था शिफ्टिंग करने का, अभी किधर कॉलेज स्टार्ट हुआ है, बोलना पड़ेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं।